IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टैंडर्ड 11-12 स्पेसिफिकली ISC CBSC के लिए, राइट। IUPAC के अंदर रूल्स, कैसे नाम लिखेंगे, प्रैक्टिस, ये सब होगा। सो IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1919 में ये एक काउंसिल बना था, कह सकते हो कि एक कमिटी बनी थी, सो दैट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन्स, इनके नाम यूनिफॉर्म किए जा सके। इसके पहले जो भी कंपाउंड्स डिस्कवर होते थे, तो जो भी कंट्री में हुए, जिस भी साइंटिस्ट ने किए, तो वो अपने हिसाब से नाम दे देते थे, कोई भी कॉमन नेम दे देते थे, जैसे कि HCOOH, राइट, फॉर्मिक एसिड। तो कॉमन नेमिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था, सब अपनी लोकल लैंग्वेज या कंट्री की नेशनल लैंग्वेज के हिसाब से नाम देते थे। इंटरनेशनली यूज करने में, प्रोनाउंस करने में और याद रखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो 1919 में ये कमिटी बनी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, सब जुड़े और रूल्स रेगुलेशंस बनाए कि सो दैट जो भी कंपाउंड्स है उनको एक यूनिफॉर्म मेथड से नाम दिया जा सके। और वही यूनिफॉर्म मेथड के हिसाब से फिर कहीं पे भी अगर उस कंपाउंड का नाम आता है या यूज करते हैं, तो उसी मेथड के हिसाब से वो डिकोड कर सके कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कितने कार्बन है, कैसे बॉन्ड्स है। सो ये सब यूनिफॉर्मिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामों में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए IUPAC बना। सो आज के इस लेक्चर में IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। सो क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये है स्टडी सीक्वेंस। स्टडी सीक्वेंस में पूरा लिस्ट बनाया हुआ है कि अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ना है या आना चाहिए JEE नीट लेवल तक, राइट, तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वर्ड रूट, ये सारी टर्मिनोलॉजीज, उनका मतलब थोड़ा और डिटेल में वो क्या होता है। सो 42 पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को भी ये सारे के सारे 45 पॉइंट्स है, ये 45 पॉइंट्स या 45 टॉपिक्स कह दो, कुछ छोटे हैं कुछ काफी बड़े हैं, ये तुमको बहुत अच्छे से आने चाहिए, तब जाके तुम कह सकते हो कि तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना अच्छे से आता है। फर्स्ट टॉपिक है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी कार्बन की, टेट्रावैलेंसी का मतलब है कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड्स। सो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। छोटे से छोटी बात कह दो या बड़े से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दो कि जब भी हम कार्बन के कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये चीज बहुत अच्छे से हमें क्रॉस चेक करनी है कि कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, अगर उस कंपाउंड के अंदर कुछ नहीं है, जैसे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट, तो इसमें तो हमें दिख रहा है कि ये कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है, ये कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये समझ होनी चाहिए कि उसके दूसरे जो बॉन्ड्स है वो सारे हाइड्रोजन के साथ में है। सो इस कार्बन के भी चारों बॉन्ड, राइट, एक बॉन्ड कार्बन के साथ है, दूसरे 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड, बाकी के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में है, सेम वे हियर, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। सो कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट कंपाउंड, यानी कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ये तुम्हें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं तो ये एंश्योर करना चाहिए कि कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। अगर नहीं दिया हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट तुम हाइड्रोजन इंसर्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कैटनेशन। कैटनेशन भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, कि जिसकी वजह से वो कार्बन के पीछे कार्बन के पीछे कार्बन,
राइट, ऐसे काफी लंबी चेन बना सकता है। सो टू प्रॉपर्टी टू फॉर्म द चेन्स, राइट, अनलिमिटेड चेन्स, उसको हम कहते हैं कैटनेशन। प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, लॉन्ग चेन्स कह सकते हो, इनफाइनाइट चेन्स भी कह सकते हो। और कोई एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, सोडियम के पीछे सोडियम के पीछे सोडियम ऐसा नहीं हो सकता है, फॉस्फोरस के पीछे फॉस्फोरस के पीछे फॉस्फोरस ऐसा नहीं हो सकता है। कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है जो एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कंबाइन हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटनेशन, राइट। ब्रांच चेन बना सकता है, ऐसी लीनियर चेन बना सकता है, ऐसी क्लोज्ड चेन्स भी बना सकता है, वो कैसी भी क्लोज्ड चेन्स भी बना सकता है। क्लोज चेन्स में भी ब्रांचिंग हो सकती है, राइट। सो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक पेड़ ले लो, राइट, पेड़ एक टहनी में से जब उगता है, एक सीधी एक ही टहनी दिखती है, फिर वो फैलते जाता है, सो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस बना सकता है। सेम वे कार्बन भी एक स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन, ऐसी काफी सारी चेन्स बना सकता है। सो द प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और यू कैन से ब्रांच्ड चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स, या कह सकते हो कि रिंग, राइट, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटनेशन। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स बोल दो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल दो, वैसे तो हमारी जो स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। यूपीएससी जो 11th-12th में इंक्लूड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी वो कंपाउंड्स जो लिविंग बींग्स से जुड़े हुए हैं। सो रिगार्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वीडियोस है, आप देख सकते हैं। 9th-10th लेवल के लिए वो वीडियो बनाए हुए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें और डिटेल्स में डिस्कस की हुई है। ये लेक्चर पे हमारा फोकस है IUPAC नॉमेनक्लेचर पे, राइट। सो उसी से रिलेटेड हम कंसाइज फॉर्म में जाएंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए, और फिर बाद में जैसे ही IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होता है हम इन डेप्थ देखेंगे कि क्या है उसमें। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है लेविस स्ट्रक्चर। बहुत रेयरली यूज होते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। 10th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़े होंगे कि H2SO4 का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाओ। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ये एक वर्ड है, उसको लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कोसेल लेविस ने डिस्कवर किया था। सो ये एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट, मीथेन, जिसको हम कंडेंस्ड फॉर्म में CH4 लिखते हैं। सो कार्बन की 4 वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी, यानी कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयर करता है। ऐसा शेयरिंग करने से कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के फॉर्म में अगर हम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मीथेन का है, फिर ये इथेन, 2 कार्बन वाला कंपाउंड, इथेन एक सिंपल आल्केन, राइट। फिर ये प्रोपेन, ब्यूटीन, प्रोपीन, इथीन। तो इस तरह से अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन भी दिखा रहे हो तो उसको हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर यूसेज में आते हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि लेविस स्ट्रक्चर पूछा है तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग भी दिखाना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये काफी काम में आता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो टेट्रा वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं करते, बट ये इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स भी बता ही देता है कि भाई ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो रेदर देन शोइंग इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटली, उनको हम ऐसी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में एज ए बॉन्ड बता देते हैं। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन और उसके साथ में क्या क्या अटैच्ड है वो हम डिटेल में दिखाते हैं। सिंगल बॉन्ड से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये राइट। यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और सिंगल बॉन्ड से 1 कार्बन अटैच्ड है। इस कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड से वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है।
कभी डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, राइट। सो डबल बॉन्ड के लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सो इस कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, दो बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, बाकी के दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। सेम फॉर दिस कार्बन, इसके भी दो बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, बाकी के दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या अटैच्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ये सब चीजें बताता है। एक और एग्जांपल मैं अगर लू इथेनॉल का, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, राइट। इथेनॉल एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ओ एच, देखेंगे हम आगे उसको भी डिटेल में। बट ये एक एल्कोहल है इथेनॉल, गन्ने के जूस में से मिलता है, शुगर केन जूस में से इथेनॉल। आजकल फ्यूल के साथ में, पेट्रोल के साथ में ब्लेंडिंग काफी चल रहा है। इंडिया इज ट्राइंग टू गेट सेल्फ डिपेंडेंट ऑन फ्यूल्स। सो पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल ब्लेंड करने से जो इंपोर्ट है फ्यूल का कम होगा। सो वो वाला है ये इथेनॉल। अब इसमें भी देखोगे तो ओ एच अटैच्ड है, और बाकी जो भी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है उसको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी हर चीज सेपरेटली शो होनी चाहिए। एक्चुअली में तो यहां पर भी ये जो हाइड्रोजन ओ एच है उसको भी हमें ऐसे ओ एच ऐसे बताना चाहिए। सो बॉन्ड भी इंडिविजुअली दिखाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो एलिमेंट्स है वो भी इंडिविजुअली दिखाता है ये फॉर्मूला। बॉन्ड एज वेल एज एलिमेंट, बोथ द थिंग्स आर शोन क्लियरली, दैट वी कॉल इट एज ए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। काफी यूज होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट है लाइन डायग्राम्स। काफी बड़े कंपाउंड्स होते हैं तो उनको ऐसे लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स से अगर मैं इथेन कहूं तो एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन से डिनोट हो जाता है इथेन, ये शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, राइट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर ये लाइन डायग्राम, और इसके आगे है कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मेट में कंपाउंड्स रिप्रेजेंट होते हैं। कोई भी फॉर्मेट दिया हुआ हो सकता है टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन पेपर में, राइट। अब ये लाइन डायग्राम की खासियत क्या है कि जो भी एंड पॉइंट्स है वहां पर कार्बन होगा, जो भी एंड पॉइंट्स है या जो भी एजेस है वहां पे कार्बन होगा। एंड पॉइंट्स, एजेस पे कार्बन होगा, एंड पॉइंट्स पे कार्बन होगा, एजेस पे भी कार्बन होगा, ये याद रखना है। बाकी जो पहले कहा वही कि हर कार्बन की चार वैलेंसी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मतलब इसके साथ में दूसरे आएंगे तीन हाइड्रोजन। इस कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इसके साथ में आएंगे दो हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इसके आएंगे दो हाइड्रोजन। इस कार्बन की एक ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इसके साथ में आएंगे तीन हाइड्रोजन। ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो या ऐसे सेपरेटली हाइड्रोजन बता सकते हो, एच 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 एच। सो लाइन डायग्राम्स मतलब एंड पे भी कार्बन है और जो भी ये कॉर्नर्स है वहां पर भी कार्बन है। सेम फॉर हेक्सेन, ये कंपाउंड है हेक्सेन, 6 कार्बन होते हैं, राइट। सो एंड पॉइंट्स पे भी कार्बन रखने हैं और ये जो कॉर्नर्स बनते हैं उसमें भी कार्बन। यही एक पैटर्न फॉलो होती है लाइन डायग्राम में, ऐसी जिगजैग वाली। बाकी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा 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 कोई पैटर्न नहीं है, ऐसा जिगजैग पैटर्न ही है। जिगजैग पैटर्न में सिंपल है, जैसा मैंने कहा कि एंड पॉइंट्स पे भी कार्बन है और कॉर्नर्स में भी कार्बन है, और उसके बाद में जितने बॉन्ड अनसेटिस्फाइड है उस हिसाब से हाइड्रोजन लगा दो। अब ये मैंने कंपाउंड ड्रॉ किया है, तुम ट्राई करके देखो इसमें कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन लगेंगे। सो तुमने ट्राई कर लिया हो तो एग्जैक्टली इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है, और 9 हाइड्रोजन के साथ साथ सॉरी 9 कार्बन है, और हाइड्रोजन में जोड़ दूं, ये बीच वाले जो कार्बन होंगे उसमें दो दो हाइड्रोजन आएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन, मे बी हम
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूज करें, राइट, में भी हम लाइन डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। सो इसमें हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है और 20 हाइड्रोजन आएंगे। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 सा 14, 14 और ये 6 हाइड्रोजन, यानी 20 हाइड्रोजन टोटल आएंगे। सो इसको हम कहते हैं लाइन डायग्राम, द जिगजैग स्ट्रक्चर। ऐसा भी होता है, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, इसको 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। बट ऑन सिंपल लेवल यू हैव सच जिगजैग फॉर्म्स जिसमें एंड पे कार्बन होगा और ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं, राइट, वर्टेक्स बन रही है, एजिस नहीं, एजिस तो ये साइड जो होती है उसको एज कहते हैं। वर्टेक्स जो है वहां पर भी कार्बन आएगा, एंड पॉइंट्स पे कार्बन आएगा और वर्टेक्स में भी कार्बन आएगा, राइट। इसका थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दूं तो सपोज कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है, अब इसमें कैसे कार्बन जोड़ोगे, तो सेम चीज अगेन, राइट, एंड पॉइंट्स पे भी कार्बन आएंगे। ये शब्द याद रखो, जो भी एंड्स है वहां पर कार्बन आएंगे ही आएंगे, राइट, और जो भी वर्टेक्स है वहां पर भी कार्बन आएंगे। वर्टेक्स एज वेल एज जॉइन, ये देखो यहाँ पे जॉइंट पड़ रहा है तो वहां पर भी कार्बन आएगा। वर्टेक्स से कार्बन आएगा, वर्टेक्स से कार्बन आएगा, वर्टेक्स कार्बन जॉइंट हो रहा है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी जॉइंट बन रहा है तो कार्बन आएगा, कार्बन आएगा, यहां पर भी ज्वाइन आ रहा है तो कार्बन आएगा, कार्बन आएगा और कार्बन आएगा, ऐसा। ये भी एक ब्रांच्ड टाइप का स्ट्रक्चर है, राइट। सो ये सिंपल लेवल का और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेवल का, कि कहीं पे भी अगर ऐसा ब्रांचिंग टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है, एक और बता देता हूं मैं। बहुत बढ़िया बढ़िया पैटर्न्स बनती है और हर पैटर्न कोई ना कोई कंपाउंड डिनोट करता है, राइट। अब ये भी एक कंपाउंड ही है, राइट, हाइड्रोकार्बन बोल दो या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दो, एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। सो अब इसके अंदर भी देखोगे तो इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, लेट से यहां पर OH अटैच्ड है, एल्कोहल का OH अटैच्ड है, लेट से यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बढ़ा दी, तो अब कार्बन का प्लेसमेंट, सो सेम रूल, एंड पॉइंट्स पे कार्बन आएंगे, यहां पे एंड पॉइंट पे OH है तो यहां पर कार्बन नहीं आएगा, ये एंड OH ने ऑक्यूपाई किया हुआ है तो यहां पर कार्बन नहीं आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, देखो यहां पे जंक्शन बन रहा है, राइट, ज्वाइनिंग हो रहा है, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में जंक्शन कहते हैं, तो जंक्शन में भी कार्बन आएगा। और जो भी एंड पॉइंट्स खुले हैं, ये खुला हुआ नहीं था, यहाँ पे OH अटैच था, तो जो भी एंड पॉइंट्स खुले हुए हैं वहां पर कार्बन आएगा, और बाकी वर्टेक्स और जॉइंट पे भी कार्बन आएगा, वर्टेक्स और जॉइंट पे भी कार्बन आएगा, राइट। सो अब हाइड्रोजन का प्लेसमेंट, एक बॉन्ड सेटिस्फाइड है, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 1 2 और 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। बहुत आराम से काउंट कर लेना है, राइट। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन का 1 2 और 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन के 1 2 और 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड है तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। सेम वे अब तुम खुद कर सकते हो, राइट, H2 CH2 CH2, यहां पे सिर्फ CH आएगा क्योंकि इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड है, CH2 CH2 CH3 CH H2 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 और CH3, चेक कर लेना चाहिए, राइट, कोई गलती ना हुई हो। सो इस हिसाब से वो जो स्ट्रक्चर था, राइट, उस लाइन डायग्राम में मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का प्लेसमेंट किया। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, राइट, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया हुआ था और एक OH ग्रुप दिया हुआ था।
तो अब कोई भी ऐसा लाइन डायग्राम दिया हुआ हो तो तुम आराम से राइट कार्बन और हाइड्रोजन प्लेस करने चाहिए। कैसे प्लेस करने हैं मैंने कहा, एंड पे, वर्टेक्स पे, राइट, जॉइंट्स पे, लिख देता हूं मैं इधर, एंड पे, वर्टेक्स पे, जॉइंट्स पे, राइट, जहां पे भी ज्वाइंट को टेक्निकली कहते हैं जंक्शन। तो इन सब जगह पे तुम्हें कार्बन प्लेस करना है, कार्बन इन सब जगह पे प्लेस करोगे तुम, और फिर बॉन्ड के हिसाब से हाइड्रोजन प्लेस कर दो। नेक्स्ट आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये भी बहुत वाइडली यूज होता है, टेक्स्ट बुक्स भी यूज करती है, और मैं भी यही प्रीफर करता हूं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सेपरेटली नहीं दिखाया हुआ है, हाइड्रोजन को कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाया हुआ है, कार्बन सब अलग अलग है। हाइड्रोजन को कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाया है, कार्बन सब अलग अलग है। तो अगर मैं इसी कंपाउंड को राइट कंडेंस्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये CH3, फिर आएगा ये CH2, फिर आएगा ये CH2, फिर आएगा ये CH2, और फिर ये आएगा CH3। तो देखो कार्बन अलग अलग है, कार्बन को अलग अलग रखा हुआ है, हाइड्रोजन को कंडेंस कर दिया है, कंडेंस यानी साथ में ले लिया। ये देखो सेम वे ये हेप्टेन का अगर मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ करूं तो हेप्टेन का लाइन डायग्राम आएगा कुछ ऐसा, एक कार्बन, दो, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, और ये सातवां कार्बन, राइट। काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन का मैंने लाइन डायग्राम ड्रॉ किया। अब इसी का हम कंडेंस्ड फॉर्म लिख सकते हैं। ये एक कार्बन था CH3 डैश, ये वाले कार्बन के लिए CH2, ये वाले कार्बन के लिए CH2, ये वाले कार्बन के लिए CH2, इस कार्बन के लिए CH2, इस कार्बन के लिए CH2, और इस कार्बन के लिए CH3। आई होप अब हाइड्रोजन के प्लेसमेंट में तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। सो 7 कार्बन और टोटल 16 हाइड्रोजन है इसमें। 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 3 और 3 6, 16 हाइड्रोजन। सो C7H16 हेप्टेन कंडेंस फॉर्म। ऐसा डैश 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 डाल के ही लिखते हैं, इन लोगों ने साथ साथ में ही लिख दिया है, डैश डालना बेटर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ गलत नहीं है, डैश 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 डाल के लिखते हैं हम, राइट। सो कंडेंस्ड फॉर्मूला, ये इसको इग्नोर करो अभी के लिए, पॉसिबल आइसोमर्स को इग्नोर करो, आइसोमरिज्म वाला टॉपिक जब हम लेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो कंडेंस्ड फॉर्मूला, राइट, मैंने कहा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये यूज होता है, लाइन डायग्राम भी यूज होता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला भी यूज होता है, और फिर आता है वेज डैश नोटेशंस। ये थोड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में भी जब तुम पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ोगे IUPAC के बाद वाले, आइसोमेरिज्म के बाद में, राइट, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, आल्केन्स, ये सब चीजें जब डिटेल में पढ़ोगे तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये प्लेनर नहीं होते, समझ में आया। जैसा कि ये मैंने मीथेन बना दिया, तो मीथेन का मतलब ये नहीं है कि ये रहा कार्बन और चारों के चारों हाइड्रोजन इसी प्लेन में रहेंगे, ऐसा नहीं है। मे बी ये एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, एक हाइड्रोजन आगे की तरफ है, राइट। तो जो भी ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कुछ कुछ होते हैं प्लेनर, बट काफी सारे 3 डायमेंशनल होते हैं। तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे पेपर पे, इस बोर्ड पे, इस कागज पे हम 3D मॉडल को कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए है वेज डैश्ड रिप्रेजेंटेशन या तो वेज रिप्रेजेंटेशन। 2 तरह के वेज यूज होते हैं, एक होता है सॉलिड वेज और दूसरा होता है डैश्ड वेज। सॉलिड वेज यानी ऐसा सॉलिड टाइप का ट्रायंगल है, राइट, और डैश्ड वेज के अंदर ऐसे डॉट थोड़ा बड़ा बड़ा करते हुए ऐसा डैश्ड वेज है, ये भी ट्रायंगल ही है डैश्ड फॉर्म में। डैश का मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, ये भी मीथेन का ही स्ट्रक्चर है, राइट। और मैंने कहा कि मीथेन प्लेनर नहीं है, मीथेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है,
राइट। सो ये जो हाइड्रोजन है ये अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, और यू कैन से कि पेपर के अंदर की तरफ है। और ये जो डैश्ड सॉलिड वेज वाला हाइड्रोजन है ये बाहर की तरफ है। सो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तुम विजुअलाइज कर पाने चाहिए। ये जो दोनों सॉलिड लाइन से मतलब ये दोनों हाइड्रोजन इस प्लेन में ही है। वंस अगेन, डैश्ड वेज या डैश्ड लाइन का मतलब है कि ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है। सॉलिड वेज का मतलब है ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ है। तो इसके बाहर एक हाइड्रोजन और इसके पीछे की तरफ अंदर की तरफ भी एक हाइड्रोजन। सो ये टू डायमेंशनल नोटेशन है जो कि एक 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। 3D मॉलिक्यूल हम ऐसे फूल की तरह बना के नहीं बता सकते, पेपर में हम कैसे बताएंगे। तो पेपर में दिखाने के लिए ये वेज्ड नोटेशन है। सॉलिड वेज का मतलब बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ, और डैश्ड वेज का मतलब है अंदर की तरफ। फिर इसके बाद में आता है फिशर प्रोजेक्शंस, राइट। फिशर प्रोजेक्शंस भी 3 डायमेंशनल कंपाउंड्स के लिए ही यूज होता है, खास करके उन कंपाउंड्स के लिए जिसके पास ये खासियत हो, चिरल करके खासियत हो, चिरल सेंटर। चिरल का मतलब क्या है ये वापिस अभी इस पार्ट में डिस्कस नहीं होगा, वो आइसोमेरिज्म में ही डिस्कस होगा। और ये बहुत कम यूज होता है, ये हायर लेवल 12th के बाद डिग्री में यूज होता है। बट तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि 3 डायमेंशनल कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फिशर प्रोजेक्शंस भी है। और 3D में भी स्पेसिफिकली चिरल टाइप के जो कंपाउंड्स है उनके लिए फिशर प्रोजेक्शंस यूज होते हैं। चिरल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ग्लूकोज, राइट, फ्रुक्टोज, स्टार्च, फैट, ये सब चिरल टाइप के कार्बन के अंदर आते हैं। तो क्या है चिरल, वो हम आइसोमेरिज्म में देखेंगे। बट इतना याद रखो कि ये फिशर प्रोजेक्शन ऐसा भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और किस चीज के लिए यूज होता है फिशर प्रोजेक्शन? उन कंपाउंड्स के लिए जिनके पास चिरल सेंटर या चिरल कार्बन है। फिर वैसा ही कुछ है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, ये तो पक्का 11th-12th में नहीं है, बट अगेन हायर लेवल पे है, क्योंकि ये मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहा हूं। सो एक तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए, नाम से अनजान नहीं होने चाहिए, और एक लाइन तो बोल पाने चाहिए कि ये क्या होता है। सो न्यूमैन प्रोजेक्शंस भी अगेन 3 डायमेंशनल कंपाउंड जो है उसको 2D यानी पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये पेपर हमारा 2D हो गया, राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सो 3D कंपाउंड को 2D में कैसे डिनोट करेंगे? एक हमने देखा फिशर प्रोजेक्शंस, दूसरा वाला है न्यूमैन प्रोजेक्शंस। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यहां से देख रहा हूं उस हिसाब से ये सेम कंपाउंड हम ऐसे सर्कल के फॉर्मेट में लिखते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ये सर्कल में जो ड्राइंग है, राइट, इसमें कुछ नंबरिंग भी आती है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, सो ऑन। यहाँ पर कार्बन आएगा और ये कार्बन प्लेन के अंदर है, ये जो बीच वाला कार्बन है प्लेन के बाहर है। तो इसके खुद के ही अपने रूल्स है। इतना याद रखो, न्यूमैन प्रोजेक्शंस यानी 3D को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए है। और पर्सपेक्टिव टाइप नोटेशन है ये। पर्सपेक्टिव टाइप यानी मैं कौन से जगह से देख रहा हूं। मैं यहां खड़े रह के देखूंगा तो मुझे ये कंपाउंड कुछ अलग दिखेगा, मैं यहां खड़े रह के दिखूंगा तो मुझे कार्बन का अटैचमेंट कुछ अलग दिखेगा, राइट। यहां से देखूंगा तो ये कार्बन के ऊपर कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन यहां पर ओवरलैप कंडीशन में ही है, मैं यहां से देख रहा हूं। ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बट न्यूमैन प्रोजेक्शंस 11th-12th में नहीं है, बट ये कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन है कि जो 3D कंपाउंड्स को 2D में डिनोट करने के लिए होता है। वैसा एक और भी है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शंस भी वही है, ये 3D में कुछ ऐसे दिखते हैं। तो अब ये 3D वालों को तुम पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो उसके लिए हमारे पास ये 3 अलग अलग तरीके हैं, फिशर है, राइट, न्यूमैन है और सॉ हॉर्स है। ये तीनों रिप्रेजेंटेशंस 3D को
2D में रिप्रेजेंट करने के लिए है। ये इनके खुद के ही अपने आप में काफी सारे रूल्स है, और क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बट ये देख के हमें क्लियर होता है कि भाई हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 3 डायमेंशनल होते हैं। अब ये कौन सा हाइड्रोजन किस तरफ है, कौन सा OH किस तरफ है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे लिए तो जो काम का है वो है कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मेट हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। लाइन डायग्राम हमें या लाइन रिप्रेजेंटेशन हमें अच्छे से आना चाहिए, राइट। और तीसरा वाला है स्ट्रक्चरल, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। इतना अच्छे से आता है तो हमारा 11th-12th हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले हैं, तो इतनी चीजों का हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और है ब्रिज्ड कंपाउंड्स, वो इसमें नहीं है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली तो एक तो स्ट्रेट चेन वाले, राइट, स्ट्रेट चेन कह दो या तो ब्रांच्ड चेन कह दो। तो जो चेन के फॉर्मेट में होते हैं वो, जिसको हम कहते हैं एसाइक्लिक, फिर क्लोज्ड चेन्स में होते हैं क्लोज्ड, ऐसे क्लोज फॉर्मेट में होते हैं। ये सब कुछ ना कुछ कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन डायग्राम ड्रॉ किए मैंने, है ना, पता होना चाहिए। लाइन डायग्राम में भी हर जो वर्टेक्स है वहां पर कार्बन आएगा, और फिर हाइड्रोजन वैलेंसी के हिसाब से, बॉन्ड के हिसाब से हम प्लेस कर देंगे। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम कहते हैं साइक्लिक। ये वर्ड्स बहुत अच्छे से दिमाग में होने चाहिए। ए साइक्लिक, राइट। क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये इट्स ए क्लोज चेन कंपाउंड, तो वर्ड ये तो सिंपल इंग्लिश ही है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई क्लोज रिंग टाइप होगा। पर जब वर्ड साइक्लिक आता है तो ये भी वैसे कॉमन इंग्लिश वर्ड ही है कि साइक्लिक मतलब क्लोज्ड फिगर, और एसाइक्लिक मतलब नॉन क्लोज्ड। एसाइक्लिक के अंदर आते हैं सेचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसेचुरेटेड में आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ऐसे कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड सी। सो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वालों को हम कहेंगे अनसेचुरेटेड, राइट। फिर क्लोज चेन में आते हैं होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन की रिंग है, और दूसरे वाले हैं हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन हो सकता है, कोई हैलोजन हो सकता है। हैलोजन मतलब एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कार्बन के साथ मे बी ऑक्सीजन हो, राइट, मे बी हैलोजन हो, मे बी फॉस्फोरस हो, मे बी सोडियम हो, तो ये सब हेटेरोसाइक्लिक हो गए। होमोसाइक्लिक में भी है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, एरोमेटिक यानी ये डबल बॉन्ड वाले हैं। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, आ सकता है, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है इनमें, यहां पर 1 2 और ये 3 बॉन्ड, सो ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। एलिसाइक्लिक मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, एरोमेटिक मतलब डबल बॉन्ड वाले, राइट। सो ये है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इन सब का नामकरण कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अब नामकरण करने के लिए ये सबसे पहला स्टेप है, बहुत अच्छे से इसको रट लो। पता होगा अगर तुमने 9th-10th में अच्छे से किया हुआ है, तो एक कार्बन है तो जो प्रीफिक्स यूज करेंगे, या प्रीफिक्स की जगह पे ये वाला, इसको हम वर्ड रूट भी कहते हैं, या तो प्रीफिक्स कह दो या तो वर्ड रूट कह दो। मैं वर्ड रूट कहना प्रीफर करता हूं, क्योंकि जो हम नामकरण करेंगे उसका जो तरीका है उसमें ये वर्ड यूज होता है, वर्ड रूट, राइट। और काफी सारी बुक्स भी वर्ड रूट ही कहती है, प्रीफिक्स नहीं कहती इसको। तो एक कार्बन है तो मिथ वर्ड रूट यूज होगा, 2 के लिए ईथ, प्रॉप, राइट, मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, सही बोला मैंने? कौन सा था 18 नंबर पे? हाँ, ऑक्टाडेक। फिर नोनाडेक, डाइडेक, 20 को हम करेंगे डाइडेक। इन लोगों ने इकोस लिखा हुआ है,
बट 10 को डेक कहते हैं, 20 नंबर को डायडेक कहते हैं। इन लोगों ने इकोस, इकोस लिखा हुआ है, इकोस ही कहते हैं इसको। बट हमें तो 20 तक जाना नहीं है, हमें 10 तक पता होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये 19 तक काफी है। 11 12 JEE नीट लेवल तक भी काफी है, 10 तक भी हमें पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से इसको मेमोराइज कर लेना है। मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक, नॉन डेक, राइट, अनडेक, डोडेक, ट्राडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक, राइट। और फिर 20 नंबर को कहते हैं इकोस, वो फिर आपकी चॉइस पे जाता है, आपको और भी आगे कहाँ तक लर्न करना है। तो वर्ड रूट, राइट, जो भी नामकरण हम करेंगे वो नामकरण में मैं आपको बताऊं, यस, ये नामकरण जो हम करेंगे उस नामकरण का जो फॉर्मेट है ये कुछ ऐसा है। सो ये फॉर्मेट के अंदर देखो वर्ड रूट काम में आता है। तो पूरा जो नामकरण है उसमें से एक हिस्सा हमने देखा वर्ड रूट। जो भी पूरा नाम लिखेंगे उसका ये सिंटैक्स है, फॉर्मेट है, राइट। जैसे हम हमारा नाम लिखते हैं कि क्रिश्चियन एलेक्स रोनाल्डो, तो क्रिश्चियन उसकी सरनेम है, एलेक्स उसका नाम है, रोनाल्डो उसके पापा का नाम है। तो उसी तरह से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे IUPAC के हिसाब से, तो वो सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा। उस सिंटेक्स में ये इंपॉर्टेंट चीज हमने देख ली, वर्ड रूट, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वर्ड रूट के बाद में आता है एल्काइल रेडिकल। ये अब कुछ छोटी छोटी चीजें हम जानेंगे, समझ में आए ना आए, कुछ कुछ चीजें रट लेनी है, वो धीरे धीरे समझ में आएंगी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। सो यहां से जो शुरू होता है, ये छोटे छोटे डॉट्स है, ये छोटे छोटे डॉट्स मिलके फिर तुमको IUPAC का एक पूरा आइडिया देंगे। सो ये सब ABCD है, ये सब फंडामेंटल्स है, समझो, रट भी लो, ज्यादा क्वेश्चन मत करो क्यों क्यों क्यों, वो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पता चलते जाएगा। हर चीज को लिख के प्रैक्टिस करना है। एल्काइल रेडिकल बोल दो या एल्काइल ग्रुप कह दो, तो एक सिंपल से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं आल्केन फैमिली। जैसे मैंने कहा क्रिश्चियन एलेक्स रोनाल्डो, तो क्रिश्चियन फैमिली, वैसे ये एक आल्केन फैमिली है। आल्केन फैमिली के कुछ मेंबर्स है, मीथेन, राइट, फिर है इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन। इनके स्ट्रक्चर बताऊं, मैं स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मीथेन का CH4, इथेन का C2H8, H10, H10, नहीं गलत लिखा, 2 दूनी 4, 2 6, राइट, CnH2n +2, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n +2। तो इस हिसाब से तुम नाम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते जाओ। प्रोपेन के 3 कार्बन, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ब्यूटेन में 4 कार्बन, 4 दूनी 8 और 10 हाइड्रोजन। सो ये उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब इस मॉलिक्यूल्स में से मीथेन का मॉलिक्यूल, इथेन का मॉलिक्यूल, प्रोपेन का मॉलिक्यूल, ब्यूटेन का मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, राइट, -1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने हर आल्केन के कंपाउंड में से या मॉलिक्यूल में से, तो इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो मुझे मिला मिथाइल। ये एल्काइल रेडिकल, राइट, मिथाइल। मिथाइल का मतलब 3 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड फ्री है। क्या करेंगे इस एक बॉन्ड फ्री का, कहीं पे भी जाके अटैच हो जाएगा। समझ में आया? ये जो रेडिकल है या जो ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, ये किसी भी कंपाउंड में जाके अटैच हो सकता है। जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि भाई सोडियम और क्लोरीन, तो ये बनता है NaCl, तो ये एक्चुअली में ऐसे नहीं बनता है। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, बन जाता है पॉजिटिव, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बन जाता है Cl, अब ये अटैच हो जाते हैं। बट अब इस Cl के पास में एक और ऑप्शन हो कि H+,
तो ये Cl कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा? इट डिपेंड्स अपॉन ए रिएक्शन कंडीशंस के क्या अवेलेबल है, राइट, क्या सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही ये जो एल्काइल ग्रुप्स है, राइट, ये कुछ इस तरह के आयोन्स है, कुछ इस तरह के आयोन्स है जो सॉल्यूशन में इंटरमीडिएट फॉर्मेट में होते हैं, फिर एग्जैक्ट उनको सही साइट मिले रिएक्शन कंडीशंस के हिसाब से वहां अटैच हो जाते हैं। जैसे कि तुम नई स्कूल में जाते हो, नए क्लासरूम में जाते हो, तो पहले फर्स्ट बेंच पे बैठ गए, फिर नेक्स्ट डे में भी थर्ड बेंच पे जगह मिली। अब एक वीक निकलता है तो तुम लोगों को पहचानने लगते हो, तुम्हारे तरीके से जो तुम्हें सेट हो रहा है उसको दोस्त बना के सेटल हो जाते हो। वैसा ही कुछ ये कुछ अनरिएक्टेड पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के या रिएक्शन के, जो सुटेबल साइट पे जाके अटैच हो जाते हैं। ये जो बॉन्ड फ्री है, उस फ्री बॉन्ड के जरिए वो सुटेबल साइट पे जाके अटैच हो जाते हैं। तो एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल में कौन से एल्काइल है? मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, फिर आइसोप्रोपाइल है। ये एग्जैक्टली गोखो नहीं, नाम याद रखोगे। एल्काइल ग्रुप, हाँ, एक हाइड्रोजन कम होता है, बस इतना याद रखो। एल्काइल का मतलब एक हाइड्रोजन कम होता है, या ऐसा भी कह सकते हो एक बॉन्ड फ्री होता है। सो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, अभी के लिए ये याद रखो, ये आइसो वाला, फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करो। थोड़ा आगे जाएंगे फिर पता चलेगा कि अच्छा ये भी ऐसा भी होता है। सो एल्काइल ग्रुप मीन्स फ्रॉम alkanes they have come up, right, they have come from the alkanes, and from the corresponding alkane one hydrogen is removed, ultimately we get one bond free. Such group we call it as alkyl group. फिर से एक और बार, what are alkyl radicals or या what are alkyl groups, या तो what is alkyl? These are obtained from alkanes. From the alkane one hydrogen is removed, or conversely you can say one bond is made free, and corresponding alkyl groups or alkyl radicals we get. For an example, from methane we get methyl, from methane we get ethyl, propane we get propyl, butane we get butyl, pentane we get pentyl, hexane we get hexyl, heptane we get heptyl, right? So alkyl radicals, पहली चीज जो याद रखनी है एल्काइल रेडिकल्स के बारे में वो ये है कि वन बॉन्ड इज फ्री। दूसरी चीज, आल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमको मिलेगा आल्काइल। ये याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हो, एक बॉन्ड उसका फ्री होता है, आल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमको मिलता है आल्काइल। और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स याद रखो कि भाई मीथेन में से मिलेगा मिथाइल, ये मगअप कर लो इतना। इथेन में से मिलेगा इथाइल, लिख लिख के भी प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया है, राइट? वीडियो स्टॉप करके या लेक्चर खत्म होने के बाद लिख के प्रैक्टिस करो तो दिमाग में बैठेगा। एक ही बार लिख के प्रैक्टिस करने से दिमाग में नहीं बैठेगा, बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। सुबह लिखा है, शाम को भी एक बार लिख दो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक बार लिख दो, नेक्स्ट डे इवनिंग में एक बार लिख दो, ऑल्टरनेट डेज पे रिवाइज करो। IUPAC कम से कम 10 से 15 दिन का टॉपिक है, राइट? 10 से 15 दिन का मतलब ये नहीं है सुबह से लेके शाम तक हम सिर्फ IUPAC करते रहे। रोज 2-3 घंटे स्पेंड करो इस पे 10-15 दिन के लिए, तब जाके IUPAC दिमाग में फिट होता है। उस 10-15 दिन में तुम्हारे ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे, हम कुछ 43-46 टॉपिक्स करने वाले हैं, राइट? तो लेट्स से तुमने 6 टॉपिक्स तक पढ़ लिया, तो ये 6 टॉपिक्स देखे बिना नोटबुक में लिखो। इसके आगे जब पढ़ना कंटिन्यू कर रहे हो तो ये प्रीवियस जो भी पढ़ा हुआ है उसको एक बार लिख दो देखे बिना। नहीं याद रह रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम रिकलेक्ट नहीं कर पाए, तो तुम्हें फिर से उसको गो थ्रू करना चाहिए और अच्छे से खुद के हिसाब से लिख लेना चाहिए, नोट्स के फॉर्म में कह दो। सो एल्काइल रेडिकल्स के बारे में क्या मगअप करना है, याद रखना है, हमने बताया। एक चीज ये याद रखनी है कि वन बॉन्ड इसका फ्री होता है। आल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो आल्काइल बनता है। एग्जांपल्स, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, पेंटेन से पेंटाइल, राइट?
बोलना नहीं है, लिख लिख के भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब फैमिली की सीरीज, इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि फैमिली सीरीज, राइट। जैसे मैंने कहा कि क्रिश्चियन एलेक्स रोनाल्डो, राइट। तो क्रिश्चियन तो वैसे काफी कॉमन सरनेम है, बट क्रिश्चियन के अलावा हम एक और नई सरनेम इन्वेंट कर देते, लेट्स से लीरॉय, राइट। लेट्स से ऐसे एक सरनेम है लीरॉय एलेक्स रोनाल्डो। तो इसके अंदर ये जो लीरॉय है, ये लीरॉय के काफी सारे होंगे। ये रोनाल्डो जो उसका फादर है वो भी लीरॉय है, एलेक्स का जो ग्रैंडफादर था उसकी भी सरनेम लीरॉय ही थी। तो होमोलोगस सीरीज, फैमिली सीरीज का मतलब इन सब में कुछ कॉमन है। जैसे कि हमारे नामों में सरनेम कॉमन है, सारे कॉमन सरनेम वाले लोग मोस्ट प्रोबेबली एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। तो आल्केन फैमिली ये वो फैमिली है जो इस जनरल फॉर्मूला से मिलती है, CnH2n+2। तो आल्केन फैमिली के मेंबर्स कौन से हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सारे 10 तक लिख ही लेने हैं तुम्हें, छोड़ना नहीं है। सो ये आल्केन की होमोलोगस सीरीज हो गई, आल्केन की फैमिली हो गई। होमोलोगस सीरीज की खास बात ये होती है कि हर दो मेंबर, हर कंसेक्यूटिव मेंबर एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफर करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारी फैमिलीज में एज डिफरेंस होता है, अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पे डिफरेंस एक ही है कि जैसे मीथेन और इथेन के बीच में डिफरेंस कितना है? CH2। इथेन और प्रोपेन के बीच में डिफरेंस कितना है? CH2। प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में कितना डिफरेंस है? CH2। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हुए उससे तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, एक कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहां पे भी देखो, एक कार्बन का डिफरेंस है C2C3, यानी एक कार्बन का डिफरेंस H6H8, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो हर मेंबर अपने पहले वाले मेंबर से बाय CH2 बड़ा है ना। इथेन कितना बड़ा है CH4 से? बाय CH2। प्रोपेन कितना बड़ा है वो इथेन से? बाय CH2। सो होमोलोगस सीरीज में याद रखने वाली पहली बात यह है कि consecutive members differ by CH2। ये एक पहला पॉइंट अच्छे से दिमाग में रख लेना है। फिर ये एग्जांपल आल्केन का, फिर दूसरा एग्जांपल आल्काइन का, ये भी याद रख लेना है। तो आल्काइन का पहला मेंबर है, इसमें मीथाइन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये डायरेक्ट 2 कार्बन से ही चालू होता है। क्यों? वो जब आल्काइन के डिस्कशन पे आएंगे तब हम देखेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है होमोलोगस सीरीज, और होमोलोगस सीरीज का मतलब है हर मेंबर CH2 से डिफर करता है, हर कंसेक्यूटिव मेंबर CH2 से डिफर करता है। तो अल्काइन फैमिली का, राइट, जैसे ये लीरॉय फैमिली है, वैसे लेट्स से पटेल फैमिली है, राइट, पटेल फैमिली है, तो ये एक और फैमिली, ऐसी काफी सारी फैमिलीज है अराउंड, नहीं तो हम 25 एक फैमिलीज पढ़ेंगे जो हमारी 11th-12th के सिलेबस में है, JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो सारी 25 फैमिलीज की खासियत वगैरह, कैसे उनके नाम लिखते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। सो अल्काइन का पहला मेंबर इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, राइट, फिर हेक्साइन। बिना आलस किए 10 तक, 9 तक तो लिख ही देना है। और इसमें भी चेक करोगे तो देखो C2C3, तो एक कार्बन का डिफरेंस आया, H2H4, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया। सो यहां पर भी डिफरेंस CH2 ही रहने वाला है। ये एग्जांपल थर्ड एल्कोहल की फैमिली दी हुई है, यहां पे भी डिफरेंस CH2 रहने वाला है। तो IUPAC वालों ने ये बहुत अच्छी चीज इन्वेंट की है, या कहते हैं कि पॉइंट दिया है
कि कंसेक्यूटिव मेंबर्स यानी एक कार्बन वाला मेंबर, फिर 2 कार्बन वाला मेंबर, फिर 3 कार्बन वाला मेंबर, फिर 4 कार्बन वाला मेंबर, हर कंसेक्यूटिव मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे। अगर वो CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं तो वो सब एक ही फैमिली के मेंबर्स है, एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स है। फैमिली एक मेरा इन्वेंट किया हुआ वर्ड है समझने के लिए, जो एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड है वो है होमोलोगस सीरीज, राइट। सो अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड, कंसेक्यूटिव का मतलब है एक कार्बन 2 कार्बन, या तो 5 कार्बन और 6 कार्बन, राइट। अगर कंसेक्यूटिव कंपाउंड CH2 से डिफर कर रहे हैं तो वो सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं। अब तुम यहां पे ऐसा क्रॉस चेक करोगे कि भाई मीथेन, राइट, CH4 मीथेन, C है ये, E नहीं है, CH4 मीथेन, और यहां पर ले लो ये मीथेनॉल C3OH। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है? कार्बन तो सेम टू सेम ही है, हाइड्रोजन भी सेम टू सेम ही है, डिफरेंस तो हमें मिला ऑक्सीजन का, O का, है ना, O, एक O का ही डिफरेंस है दोनों में। तो होमोलोगस सीरीज की तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। चलो ये तो दोनों एक एक कार्बन के थे, हम सेकंड कार्बन का ले लें, तो इसको छोड़ो CH4, अब दूसरा कार्बन लेंगे तो बनेगा C2H5OH। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो एक कार्बन का डिफरेंस है तो C लिखो। हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस है? 4 है और यहां पर 6 है, 5 और 1 6, तो 2 हाइड्रोजन का भी डिफरेंस है, बट एक ऑक्सीजन भी अलग है। तो यहां पर होमोलोगस सीरीज की कंडीशन वायलेट हो जाती है, बिगड़ जाती है, सेटिस्फाई नहीं होती है ना। तो देखो ये दोनों मेंबर CH2 से डिफर नहीं कर रहे, CH2O से डिफर कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं। अगर वो सेम फैमिली के मेंबर्स है तो कंसेक्यूटिव मेंबर्स विल डिफर बाय CH2 ग्रुप। परफेक्टली इसको याद रखना है होमोलोगस सीरीज के बारे में, पहला पॉइंट। दूसरा, अल्केन की होमोलोगस सीरीज, अल्काइन की होमोलोगस सीरीज, राइट। अब तुम अल्कोहल की लिखो नहीं लिखो तुम पर है, पर एटलीस्ट अल्केन, अल्काइंस। और तीसरा मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम आल्कीन की होमोलोगस सीरीज भी लिखो, 9 कार्बन तक, कोई भी 2 मेंबर ले लो। अब देखो जैसे इसमें से मैं मीथेन ले लेता हूं, राइट, आल्केन फैमिली में से CH4 ले लेता हूं, और अल्काइन की फैमिली में से C2H2 ले लेता हूं। अब ये दोनों मेंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? तो इन दोनों के बीच में देखेंगे तो C है ना, और हाइड्रोजन में भी 2, तो क्या ये दोनों सेम होमोलोगस सीरीज के हैं? कह सकते हैं। मैंने तो कहा है यहां पे कि भाई CH2 से डिफर करते हैं मेंबर्स, एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन, तो है। अब लेट्स से हम थर्ड वाला लेते हैं, राइट, तो C3H8 लेते हैं, अल्केन का C3H8, तो C3H8। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो एक कार्बन, और हाइड्रोजन में तो 6 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। देखो डिफरेंस, एक बार CH2 आ गया तो दूसरी बार के लिए चेक कर लो, ठीक है। अगर CH2 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 सेम डिफरेंस आए जा रहा है तो ही वो होमोलोगस सीरीज है। एक बार डिफरेंस CH2 आ गया तो मे बी ये कंपाउंड्स की वजह से आ गया, बट कंसेक्यूटिवली सेम डिफरेंस नहीं आएगा अगर वो होमोलोगस सीरीज का हिस्सा नहीं है तो, अगर वो सेम फैमिली का हिस्सा नहीं है तो। वंस अगेन टू रिवाइज, होमोलोगस सीरीज, फैमिली सीरीज, series of various families, consecutive members differ by CH2 group. If the consecutive members do not differ by CH2 group, then they do not belong to the same family. That is about homologous series.